अच्छा जी, अब हम बात करेंगे सरफेस कोफिशिएंट की। सरफेस कोफिशिएंट की ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है और ये क्या चीज़ है? असल में जब हीट फ्लो होती है किसी भी चीज़ में से, किसी भी पाइप में से, हीट ज़ाहिर है किसी मटेरियल से फ्लो होगी, तो मटेरियल की नेचर तो उसमें इन्वॉल्व होती ही है, लेकिन साथ साथ मटेरियल की सरफेस भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यानी अगर सरफेस बिल्कुल चिकनी है तो हीट आसानी से होगी। उस सरफेस जो है वो वेवी भी हो सकती है, स्पाइनी हो सकती है, ग्रैनुलर हो सकती है। तो उसका क्या रोल है? एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हुई कि जब भी हीट फ्लो होती है आपको पता ही है कि 3 तरीके होते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अच्छा, ऑर्डिनरी टेम्परेचर जो होता है उसमें फ्लो बाय रेडिएशन बहुत ही कम होता है, इसलिए हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं और ज़्यादातर हमारी जो अहमियत होती है वो कंडक्शन और कन्वेक्शन पर होती है। अच्छा, लिक्विड जनरली द इक्वलाइजेशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस बाय कन्वेक्शन। लिक्विड में कन्वेक्शन होता है, सॉलिड में नहीं होता। और लिक्विड में ऐसा होता है कि जब हम उसे गर्म करते हैं तो पूरी बॉडी को हीट को इक्वलाइज करने के लिए कन्वेक्शन का मेथड इख्तियार करना पड़ता है। यानी जो लेयर्स आपकी गर्म हो जाती हैं वो ऊपर जाती हैं, जो ठंडी होती हैं वो नीचे आती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे को इक्वल करती हैं हीट में। लेकिन लेकिन वो जो ये हीट की इक्वलाइजेशन है ये 2 तरीक़ों से होती है। एक तो लेयर्स के ज़रिए से और एक इसको हम कहते हैं नॉर्मल कन्वेक्शन। जो आपको पता ही है, अगर आप अपना बीकर इस पर रखें बर्नर पर तो आपको नज़र आएगा कि लेयर्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही हैं और हॉट लेयर्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही हैं, और हॉट लेयर्स ऊपर जा रही हैं, कोल्ड लेयर्स नीचे आ रही हैं। लेकिन जब हम इसको तेज़ करना चाहें तो हम एक दूसरी किस्म की कन्वेक्शन यूज़ करते हैं जो कहलाती है फोर्स्ड कन्वेक्शन। तो फोर्स कन्वेक्शन समझ लें कि जब हम बीकर में कोई चीज़ गर्म कर रहे हो उसमें हम मैग्नेटिक स्टेयर डाल लें तो हम एक तरह की फोर्स कन्वेक्शन क्रिएट करते हैं, और फोर्स कन्वेक्शन में बहुत तेज़ी से हमारे हीट जो है वो इक्वलाइज हो जाती है पूरी बॉडी में। इसके अलावा अगर फ़्लो हमारा लैमिनर हो तो हमारी नेचुरल कन्वेक्शन होती है, और अगर फ़्लो हमारा इरेटिक हो, जो हमने पहले बहुत डिस्कस किया है, तो फिर हमारी जो कन्वेक्शन है वो फोर्स कन्वेक्शन होती है और बॉडी में इक्वलाइजेशन ऑफ टेम्परेचर काफ़ी फास्ट हो जाता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि पाइप में अगर फ्लूइड मौजूद है, क्योंकि अब तक हम डिस्कस कर रहे थे खाली पाइप को। पाइप में अगर फ्लूइड मौजूद है और फ्लूइड बाहर भी है और अंदर भी है, और पाइप के इनर एरिया का टेम्परेचर कुछ और है और बाहर का कुछ और है, yani if fluid is flowing inside a pipe with certain temperature and flowing outside the pipe with different temperature, then the rate of flow of heat will be somewhat complicated। यानी फ्लो का हीट जो है वो इन दो लिक्विड्स के दरमियान हो रहा है, पाइप बीच में सिर्फ एक मीडियम है। तो अब हमें ये देखना है कि ये फ्लो कैसे होगा। इन एंड कन्वेक्शन बोथ विल बी इन्वॉल्व, कंडक्शन भी इन्वॉल्व होगी, कन्वेक्शन भी इन्वॉल्व होगी, इसलिए ज़रा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। The heat from hot liquid will travel to cold liquid through the wall of the pipe। अच्छा, उसके बाद जो लिक्विड बॉडी जिसमें फोर्स कन्वेक्शन है उसमें तो टेम्परेचर आसानी से वो हो जाएगा, इज द लिक्विड इज फ्लोइंग एंड इट इज़ इन फास्ट होगा, तेजी से पूरी बॉडी में टेम्परेचर जो है इक्वलाइज हो जाएगा। तो बोथ लिक्विड, अच्छा, एक ख़ास बात जो है यहाँ बतानी वो ये कि बोथ लिक्विड फॉर्म अ थिन लेयर विद द वॉल ऑफ द पाइप। जो कोल्ड लिक्विड है वो पाइप की उस साइड पर एक थिन लेयर बनाएगा जिस साइड पर मौजूद है, और हॉट लिक्विड जो है वो पाइप की उस साइड पर एक थिन लेयर बनाएगा जो जिस तरफ वो मौजूद है। और ये थिन लेयर इतनी थिन होती है कि आप ना उसकी थिकनेस एल मेजर कर सकते हैं और ना ही उसकी को थर्मल कंडक्टिविटी आपको पता होती है, क्योंकि वाटर ही है, थर्मल कंडक्टिविटी वाटर की होनी चाहिए, लेकिन वो थिन लेयर एक स्टेबल लेयर बनाने की वजह से अब वो लाइक अ वाटर बिहेव नहीं कर रहा, वो लाइक अ सॉलिड बिहेव कर रहा है।
अच्छा, अब दिस कंडक्ट अच्छा, अब ये जो थिन लेयर है इसमें से जो हीट फ्लो होती है ये कंडक्शन के जरिए होती है, ये कन्वेक्शन के जरिए नहीं होती, मूव ही नहीं कर रही है। दिस कंडक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द पाइप विच मे बी स्मूथ, वेवी, ग्रैनुलर, स्पाइनी, किसी भी किस्म की हो सकती है। तो हर तरह की जो आपकी सरफेस है पाइप की, उसके हिसाब से हीट फ्लो होगी। तो हम कोई फिक्स बात नहीं कह सकते कि इसका सरफेस कोफिशिएंट ये होगा। थिकनेस तो हम वैसे ही नहीं मेजर कर सकते। सरफेस कोफिशिएंट हम बता सकते हैं ये क्या है, वो अभी हम देखते हैं, लेकिन हम थर्मल कंडक्टिविटी भी नहीं निकाल सकते। सो द इक्वेशन, अच्छा, अब जो टोटल इक्वेशन हम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम के लिए है, जनरल इक्वेशन वो ये है, Q इज इक्वल टू यू ए डेल्टा टी। डेल्टा टी आप सबको पता है। ए जो है वो एरिया है। अगर हॉट सरफेस से जा रहा है तो हॉट सरफेस एरिया होता है, अगर कोल्ड सरफेस से जा रहा है तो कोल्ड। लेकिन जनरली ये कहा जाता है कि इस इक्वेशन में जो ए हम ले रहे हैं वो हॉट सरफेस एरिया होता है। तो Q is proportional to the hot surface area, Q is directly proportional to the delta T, और जब हम इक्वल करते हैं तो हमारा जो कांस्टेंट आता है वो U है, एंड दिस U इज द ओवरऑल सरफेस कोफिशिएंट, यानी जितने भी सरफेसेस उसमें इन्वॉल्व हैं उन सबको मिला के उनका एक कोफिशिएंट निकाला जाता है, उसे हम सरफेस कोफिशिएंट कहते हैं। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि A हमेशा हॉट सरफेस एरिया होता है। हॉट सरफेस एरिया इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन द कोल्ड। आपने देखा था कि जब हीट फ्लो होती है हॉट सरफेस एरिया से कोल्ड की तरफ, तो वो कंसंट्रेट करती है, इफेक्टिव होती जाती है। लेकिन जब वो कोल्ड सरफेस से छोटा एरिया से हॉट सरफेस की तरफ जाए जो कि बड़ा एरिया हो, तो वो फैलती जाती है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। Pipe here has two surface area, outer and inner, and on this thin layer of hot water, one side पर आपके thin layer hot water की होगी और other side पर आपकी thin layer cold water की होगी। अब इस wall को हम इस फिगर में देखते हैं। बीच में ये wall है जिसकी एक खास km वैल्यू है और जिसकी एक थिकनेस है L, और एक तरफ इसका कोल्ड वाटर है और दूसरी तरफ इसका हॉट वाटर है। कोल्ड वाटर का टेम्परेचर जो है वो T1 है, हॉट वाटर का टेम्परेचर T1 है और कोल्ड वाटर का टेम्परेचर T2 है। अच्छा, A इज द हॉट वाटर, B इज द कोल्ड वाटर। अच्छा, अब ये आपको पता है कि सेंटर में हमेशा टेम्परेचर ज़्यादा होता है जब भी कोई लिक्विड फ्लो करता है पाइप में, और पाइप की वॉल के साथ वो टेम्परेचर कम होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ कन्वेक्शन मेथड है, तो अगर हम ये कहें कि हॉट वाटर का सेंटर में टेम्परेचर TA है और वॉल के साथ टेम्परेचर TB है, तो TA और TB में ज़्यादा फर्क नहीं होगा क्योंकि ये फोर्स्ड कन्वेक्शन है। असल टेम्परेचर जो एवरेज टेम्परेचर है इसका वो T1 है। अच्छा, अब B से उसको हीट को फ्लो होना है एक थिन लेयर में, यानी हॉट वाटर की एक थिन लेयर पाइप के साथ बनी हुई है और इस थिन लेयर से कंडक्शन होनी है, और ये इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम है और इसमें से हीट बहुत ही स्लोली फ्लो करती है। तो TB और TC यानी ये थिन लेयर के बाहर का टेम्परेचर और पाइप के वॉल के साथ का टेम्परेचर, उसमें बड़ा फ़र्क होगा। TA TB में कम होगा, TB TC में ज़्यादा होगा। नाउ इट हैज़ टू पास थ्रू द पाइप वॉल, और पाइप वॉल मेटल की है और वो कंडक्शन मेथड है और उसमें से गुड कंडक्टर है, इसलिए अब TC और TD में भी फ़र्क कम है। TD के बाद अब उसे उस थिन लेयर में से गुजरना है जो कोल्ड वाटर ने बनाई है, और वो भी बहुत थिन लेयर है और उसमें से भी हीट बहुत कंडक्शन से बहुत मुश्किल से गुजरती है, इसलिए TD और TC का टेम्परेचर भी काफ़ी फ़र्क होगा डेल्टा T, और TC से फिर TF तक जो टेम्परेचर है वो तकरीबन इक्वलाइज हो जाएगा। थोड़ा सा फ़र्क होगा, सेंटर में कम होगा, दीवार के साथ थोड़ा ज़्यादा होगा। ये आप, और एवरेज टेम्परेचर कोल्ड वाटर का T2 होगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें टेम्परेचर जो असल देखना है वो B से आपके C तक आने वाला टेम्परेचर देखना है, क्योंकि A से B कोई ख़ास फ़र्क नहीं है और E से F कोई फ़र्क नहीं, तो B से E तक का टेम्परेचर हम देखेंगे, और इस दौरान हमारे पास 3 और वैल्यूज़ हैं। एक आर वैल्यू वो जो उस थिन लेयर की है जो कोल्ड वाटर ने बनाई है, एक आर वैल्यू वो जो आपके पाइप की वॉल की है, और एक आर वैल्यू वो जो आपकी थिन लेयर कोल्ड वाटर ने बनाई है। ये आर वैल्यू क्या है?
रेजिस्टेंस है। तो पहली रेजिस्टेंस थ्रू द थिन लेयर ऑफ हॉट वाटर, दूसरी रेजिस्टेंस थ्रू द वॉल ऑफ द पाइप, तीसरी रेजिस्टेंस थ्रू द थिन लेयर ऑफ द कोल्ड वाटर। अच्छा जनाब, अब ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। L is the thickness of the pipe, Km is the mean thermal conductivity, specific conductivity of pipe, A is the hot water, B cold water, T1 temperature of the hot water in average temperature, T2 is the temperature of cold water, और uh, F1 is the thin film of hot water, F2 is the thin film of cold water. A1 hot surface area, A2 cold surface area, TA temperature at the center of the hot water, TB temperature of hot water near the film, TC temperature near the wall of the pipe, TD temperature at the wall of the cold surface, TE temperature of the cold water out of the thin film, और TF आपकी फाइनल सेंटर का जो टेम्परेचर है कोल्ड वाटर का। अच्छा, अब T1 एंड T2 जो हैं ये एवरेज टेम्परेचर है, और डेल्टा T हम T1 माइनस T2 से ही लेंगे। अब हमें असल काम जो करना है वो R करना है, क्योंकि हमने देखा हमें हमेशा R मालूम करना होता है। तो यहाँ पर बीच वाले में तो हम R निकालेंगे, और वो R जो होगा वो K और A के बराबर होगा। K आपकी थर्मल कंडक्टिविटी पाइप की होगी, A आपका मीन एरिया आपके पाइप का होगा, वो तो हम निकाल लेंगे। लेकिन जो थिन फिल्म के दरमियान में R है वो R1 कहलाता है 1/H1A1। H1 इज द सरफेस, यानी H1 डिपेंड अपॉन द सरफेस। वो सरफेस कैसी है, ज़रूरी तो नहीं कि जो सरफेस आउटर सरफेस है पाइप की वैसी ही सरफेस इनर भी हो। आपने देखा होगा अक्सर पाइप में हाथ डाल के कि अंदर से अक्सर पाइप कितने स्पाइनी होते हैं, चुभ रहे होते हैं, मुख्तलिफ सरफेसेस होती हैं, लेकिन बाहर से वो काफ़ी शाइनी होते हैं। बहुत शाइनी ना सही, फिर भी थोड़े शाइनी होते हैं, थोड़े से रफ भी होते हैं। तो इसलिए H1 और H2 एक जैसे नहीं हैं। H1 डिपेंड अपॉन द सरफेस ऑफ द हॉट जहाँ पर हॉट वाटर है वो वाला सरफेस है। तो उस हम रेजिस्टेंस किसके बराबर लेंगे, 1/H1 अपॉन A1, यानी जितना H1 आपका ज़्यादा है R1 आपका कम, जितना कम होता चल रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह R2 को अगर आप लेंगे तो R3 को लेंगे, R2 तो हमारा पाइप ऑफ दी वॉल है, वो तो बिल्कुल सिंपल है। R3 को लेंगे तो दैट विल बी 1/H2/A2। A1 इज द हॉट सरफेस एरिया, A2 इज द कोल्ड सरफेस एरिया। और आप इस तरह भी देख सकते हैं कि आपका जो H1 है वो Q/A1 यानी हॉट सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, T1 माइनस TC। इसी तरह H2 इज इक्वल टू Q/A2 कोल्ड सरफेस एरिया, एंड डेल्टा टी है आपका TD माइनस T2। अब आ जाइए फाइनल इक्वेशन में, डेल्टा T/R इज इक्वल टू डेल्टा T/R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे पास 3 R हैं। पहला R1 हमने 1/H1A1 लिया, दूसरा R हमने L/KM/AM लिया क्योंकि ये पाइप की वाल है, और तीसरा हमने लिया 1/H2A2 जो ठंडे पानी की एरिया है, वो एरिया जो ठंडे पानी की तरफ है। अब इसको हम जब लिखेंगे Q के टर्म में, तो Q इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू डेल्टा T/R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 जो है वो आपका 1/H1A1, R2 इज इक्वल टू L/KM/AM, और R3 आपका 1/H2A2। अच्छा, अब ऊपर हमने इक्वेशन लिखी थी Q इज इक्वल टू UA डेल्टा T, और मैंने आपसे कहा था कि इसमें A जो है वो हॉट सरफेस एरिया है, हमें इसी टर्म में इक्वेशन चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि ऊपर वाली टर्म को भी A1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे वाली टर्म को भी A1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डेल्टा T A1 तो ऊपर आ गया, नीचे क्या हुआ, 1/H1 A1 था तो 1/H1 A1 अपॉन A1 हो गया। फिर प्लस L/KM A था हमारा, हमने जब A1 से मल्टीप्लाई किया तो L/KM इंटू A1 अपॉन AM हो गया। फिर तीसरा आपका था 1/H2A2, इसको हमने A1 से मल्टीप्लाई किया तो 1/H2 इंटू A1 इंटू A2 हो गया, यानी A1 आपने तीनों में इंट्रोड्यूस किया, पहले में तो A1 कैंसिल हो गया। और फाइनली जब इक्वेशन आपको मिली है तो डेल्टा T A1 1/H1, क्योंकि यहाँ A1 अपॉन A1 था, कैंसिल हो गया,
दूसरे में आपका A1 ओवर AM हो जाएगा और तीसरे में AM ओवर A2 हो जाएगा। अब डेल्टा टी A1 जो हमारी Q है वो बराबर है U A डेल्टा टी। A डेल्टा टी तो आपका ऊपर है, तो U किसके बराबर हुआ, बाकी जितनी चीज़ बची वो आपकी U के बराबर हुई। तो U बराबर हो गया 1 ओवर H1 प्लस L ओवर KM इंटू A1 ओवर AM प्लस 1 ओवर H2 इंटू A1 ओवर A2, और दैट इज कॉल्ड ओवरऑल सरफेस कोफिशिएंट। जितनी भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, चाहे वो किसी भी अपैरेटस में, चाहे वो आपका डिस्टिलेटर हो, आपका एवापोरेटर हो, उसमें बहुत सारी सरफेसेस पाई जाती हैं। तो उन सब सरफेसेस का ओवरऑल सरफेस कोफिशिएंट निकाल लिया जाता है, और अगर आप कभी चेक करें तो ये यू की वैल्यू उस अपैरेटस के ऊपर लिखी भी होती है कि इसका यू इतना है, इसका यू इतना है, तो उसी हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है। अच्छा, तो फ्लो ऑफ लिक्विड इन एंड आउटसाइड अ पाइप। जब फ्लो लिक्विड में हो रहा हो तो आपके दो तरह के फ्लो होते हैं। एक तो पैरेलल फ्लो होता है, यानी जो इनसाइड का फ्लो है वो भी ए से बी की तरफ है, और जो आउटसाइड का फ्लो है वो भी ए से बी की तरफ है। इस सूरत में क्या होता है कि ए पे जो टेम्परेचर था वो ज़ाहिर चेंज होता जाता है बी के टेम्परेचर पर। अगर T1 ए पर टेम्परेचर है ठंडे पानी का, तो और T1 ए और T1 बी ठंडे पानी का टेम्परेचर बी पर है, T2 ए गर्म पानी का टेम्परेचर ए पर है, और T2 बी गर्म पानी का टेम्परेचर बी पर है। तो क्या होगा कि जब गर्म पानी ए से बी की तरफ जा रहा है तो उसका टेम्परेचर गिर रहा है, लेकिन जब ठंडा पानी ए से बी की तरफ आ रहा है तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इस तरह जो फ्लो ऑफ हीट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, बहुत कम हो जाती है। यानी शुरू में तो इतना ज़्यादा डेल्टा टी था कि वो बहुत ठंडा था, वो बहुत गर्म था, तो ऐसी सूरत में बहुत ज़्यादा रेट होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम हो। अब यहाँ वही सवाल पैदा होता है कि कौन सा डेल्टा टी रखा जाए, तो यहाँ हम डेल्टा टी एम की बात करते हैं कि जो डेल्टा टी ए पॉइंट पर था और जो डेल्टा टी बी पॉइंट पे है, उन दोनों का एवरेज निकाल देते हैं। तो इस तरह हमने बहुत सारे मीन निकाले, के एम निकाला, आर एम निकाला, ए एम निकाला, और ये डेल्टा टी एम कहलाता है। ये उस जगह किया जाता है जहाँ बहुत तेज़ी से किसी चीज़ को ठंडा किया जाए और बाद में एकदम आहिस्ता करना पड़े। ग्लास इंडस्ट्री में ऐसा अक्सर होता है कि एक बार, बल्कि ये आपके आयरन इंडस्ट्री में तरह तरह के जो आयरन बनाए जाते हैं वो इसी तरह बाज़ औक़ात जो रॉट आयरन है उसको बहुत तेज़ी से ठंडा किया जाता है, और वो कच्चे होते हैं, टूट भी जाते हैं इसी तरह। लेकिन जो अच्छा वाला आयरन होता है उसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता, इसी तरह ग्लास, उसे हम एनीलिंग कहते हैं, जिसको आहिस्ता आहिस्ता ठंडा किया जाता है। आहिस्ता ठंडा करने का तरीका क्या है ये आप दूसरे में बताती हूँ। ये तो था आपका पैरेलल फ्लो ऑफ हीट। दूसरा है आपका काउंटर फ्लो ऑफ हीट। काउंटर फ्लो ऑफ हीट में अगर गर्म पानी आपका जा रहा है ए से बी की तरफ, तो ठंडा पानी आपका आएगा बी से ए की तरफ। तो क्या होगा कि ए पर गर्म पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है और बी पर कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और इसी तरह बी का ठंडे पानी का टेम्परेचर बी पर कम और ए पर ज़्यादा है, यानी ए पे दोनों का ज़्यादा है और बी पे दोनों का कम है। इस सूरत में डेल्टा टी आपका चेंज नहीं होने पाता। तो एक फ्लो ऑफ हीट जो है वो बिल्कुल मुसलसल एक तरह का जाता रहता है, और इस तरह जो चीज़ें ठंडी होती हैं वो उनको हम एनीलिंग कहते हैं, और उससे हम आला किस्म के ग्लासेस वगैरह बनाते हैं जो आसानी से टूटते नहीं हैं। तो काउंटर फ्लो और पैरेलल फ्लो ये हमारी इंडस्ट्री के बहुत दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब ये आपका ये तो ख़त्म हो गया। रेडिएशन में सिर्फ दो चार चीज़ें मुझे बतानी है, ऐसा डिटेल में मुझे नहीं पढ़ाना है इसको। इसमें जो लॉ है वो कहलाता है स्टेफन एंड बोल्ट्जमैन लॉ। रेडिएशन लो टेम्परेचर पे कोई ख़ास हीट लॉस नहीं करती, इसलिए हम उसे देखते ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इक्वेशन ये कहती है कि Q इज इक्वल टू बी ए टी पावर 4, यानी पावर 4 में वो इंक्रीज होती चली जाती है। तो बहुत हाई टेम्परेचर पे ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, वहाँ फिर आप इसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते। और अगर टू डिफरेंट टेम्परेचर मौजूद हों, क्योंकि रेडिएशन को मीडियम नहीं चाहिए होता, इसलिए हम सिर्फ एक टी लेते हैं, डेल्टा टी नहीं लेते। लेकिन अगर किसी जगह बिल्कुल बंद सरफेस में एक आपने हॉट कोई अंगारा रखा हुआ है और किसी गेंद के अंदर, और गेंद का बाहर का टेम्परेचर कुछ और हो, तो वहाँ अगर आप दोनों टेम्परेचर नोट करना चाहें तो वो भी पावर 4 में ही चलेंगे। अच्छा, बी क्या चीज़ है, बस ये मुझे आपको बताना है कि बी की वैल्यू यहाँ कांस्टेंट है, और वो है 0.174 इंटू 10⁻⁸ और ये जो है बी की वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है।
और ये वैल्यू उन चीज़ों के लिए कांस्टेंट यह है जो परफेक्टली ग्रे होती हैं या परफेक्टली ग्रे बॉडी। परफेक्टली ग्रे बॉडी कौन सी होती हैं? जो जितनी हीट अब्जॉर्ब करती हैं वो सारी की सारी रेडिएट भी करती हों, अपने अंदर उसे यूज़ ना करती हों। तो Q इज इक्वल टू, तो क्योंकि हर चीज़ कम परफेक्टली ग्रे नहीं होती, इसलिए इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई किया है कि Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन BaT4। परफेक्टली ग्रे में एप्सिलॉन 1 के बराबर होता है, इसलिए Q इज इक्वल टू BaT4। बाकी जितनी चीज़ें हैं उनमें एप्सिलॉन जो है वो हीट रेडिएटेड डिवाइड बाय हीट एब्जॉर्ब, यानी अगर हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा है, रेडिएटेड कम है, तो ज़ाहिर है 1 से कम होती चली जाएगी E की वैल्यू, तो मैक्सिमम E की वैल्यू 1 होती है और ये परफेक्टली ग्रे के लिए।